तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4 देखने वाले हैं, जो कि साइंस का केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है, देखिए, कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, इस चैप्टर को हम जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पूरा चैप्टर। तो वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, क्योंकि पूरे चैप्टर को हम जो है पढ़ने वाले हैं। इसमें से जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सब भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो है इसमें यही पढ़ेंगे कि कार्बन होता क्या है, उसके यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, तो कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन अधातु है, इसका प्रतीक सी है। ठीक है, सर्वतोमुखी तत्व कार्बन भूप्रकृति में खनिजों के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित रहता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, भूप्रकृति में खनिजों के रूप में यह जो है 0.02% पाया जाता है कार्बन, और वायुमंडल में यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित रहता है। ठीक है, सभी सजीवों, पौधे और जंतुओं का शरीर कार्बन यौगिकों का बना हुआ है। ठीक है, यानी कि सभी का शरीर जो है कार्बन यौगिक का बना हुआ है। कार्बन में सहसंयोजी आबंध होते हैं। इससे आपके जो है यम में क्वेश्चन पूछता है बहुविकल्पी में कि कार्बन में कैसे आबंध होता है, तो कार्बन में जो है सहसंयोजी आबंध होते हैं। ठीक है, सहसंयोजी आबंध का मतलब कि दो या दो से अधिक तत्व जो है मिलकर आपस में सहसंयोजन बंध बनाते हैं। ठीक है, अभी हम कार्बन के बंध के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सब कुछ हम जो है देखेंगे। कार्बन की परमाणु संख्या जो है 6 होती है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 4। ठीक है, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, जैसे 6 है, सी का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 4। ठीक है, वैसे तो होता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में होता है 2, 8, 18, 16। ठीक है, इस तरीके से मतलब होता है ना। लेकिन इसमें जो है आपका 6 ही परमाणु क्रमांक है, तो 2 और 4 इसी पर जो है समाप्त हो जाता है। 6 आपका ऑक्टेट जो है पूरा हो गया। ठीक है, उसके बाद कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। ठीक है, कार्बन उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस मतलब कि इसके जो है बाहरी सेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, कोई भी तत्व हो, उसको उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए उसके बाहरी कोश में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन ये 4 ही है। ठीक है, बाहरी कोश में, अंदर वाले कोश में तो 2 है, लेकिन बाहरी कोश में 4 ही है, तो इसको अभी 4 जो है और चाहिए। ठीक है, तो वो 4 कैसे प्राप्त करता है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, कार्बन चतुर्संयोजी है। चतुर्संयोजी मतलब कि इसके बाहरी जो है कोश में आपके 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब है। कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर, न ही 4 इलेक्ट्रॉन जो है प्राप्त करके आयनिक आबंध बनाता है। 4 अस्तित्व इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब किसी को जैसे अपने घर से भगाना है, ठीक है, तो अत्यंत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो यह क्या करता है कि दूसरों से ले लेता है। ठीक है, उससे बॉन्ड बना लेता है, आबंध बना लेता है। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर आबंध बनाता है। ठीक है, साझेदारी अभी कैसे होता है वो भी हम जो है देखेंगे। एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन किसी और का हो गया, तो दोनों लोग जब सेम इलेक्ट्रॉन से आबंध बनाते हैं तो उसे जो है सहसंयोजी आबंध कहते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया और आपने जो है 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, ये फिर जो है सहसंयोजी आबंध नहीं होगा। ठीक है, वह जो है एक तरफा आबंध हो जाएगा। उसके बारे में भी अभी हम जो है पढ़ेंगे। कार्बन के अतिरिक्त के परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आबंध बनाते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनाता है, वैसे ही हाइड्रोजन भी बनाता है, ऑक्सीजन भी बनाता है, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इसी तरीके से बनाते हैं। ठीक है, अब इनको जो है देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये जो है आबंध बनाते हैं, तो आपको कार्बन के बारे में जो है कंप्लीट जानकारी हो जाएगी। जैसे देखिए, ES2 है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। ठीक है, तो किसी भी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए या तो लास्ट में 2 होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन ही है जिसके लास्ट कोश में, अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। बाकी सभी के ऑक्टेट पूरे करने के लिए, सभी के आबंध पूरे करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ये जो है 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो 2 तो इसके पास है। ठीक है, तो सॉरी, 1 इसके पास है ना, और 1 इसके पास है, तो दोनों मिलकर बना लेते हैं, एक एक साझेदारी कर लेते हैं।
कर लेते हैं तो दो इसके पास भी हो जाता है, ये दो जो है इसके पास भी हो जाता है। अब जैसे ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का देखिए कितने आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, सॉरी ये जो है ऑक्सीजन का 8 होता है, ठीक है। तो पहले में जो है दो हो जाएगा, उसके बाद जो है 6 हो जाएगा, ठीक है। तो बाहरी कोश में जो है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अभी पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो है साझेदारी में मिलता है। जैसे देखिए 2 2 4, ये 4 हो गया। अभी ये 2 इसका है और ये 2 इस वाले का है, तो 4 ये हो गया और 4 ये 8 हो गया। अब ये जो है इधर भी देखिए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन ये है और 2 इसका ही है और इसका वाला भी 2 है, ठीक है। तो दोनों साझेदारी हो गए, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन जो है इसका भी है इसका भी है, दोनों का है। तो 8 इधर भी पूरे हो गए, 8 इधर भी पूरे हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से बॉन्ड बनता है। नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन के बाहरी सेल में देखिए 3 2 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको जो है बॉन्ड बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन का ये जो है दोनों साझेदारी कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 ये 6 2 8 हो गया और इसके भी 2 ये 6 2 8 हो गया। ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है दोनों को जो है कंबाइन होता है ना। वैसे ही H2O है, ठीक है। H2O है, देखिए ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। अभी इसको 2 चाहिए, तो एक इसके साथ बना लेता है, एक इसके साथ बना लेता है, ठीक है। यहाँ पर जो है देखिए हम अब जो है अगले पेज पर दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक इसके पास था, एक इसके पास था और 6 जो है इसके पास था, तो दोनों का भी हो गया ना पूरा। हाइड्रोजन के लिए 2 ही चाहिए होता है पूरे आवर्त सारणी में, ठीक है। तो 2 इसके पास हो गया, 2 इसके पास हो गया, ये भी पूरा हो गया। अब ऑक्सीजन का देखिए 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्सीजन का भी पूरा हो गया 8, ठीक है। अब सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण देख लेते हैं क्या क्या हैं। ये जो है पूछा जाता है कि सहसंयोजी यौगिक के भौतिक गुण क्या होते हैं। तो सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि इनके बीच अंतराणुक बल बहुत कम होता है। अंतराणुक बल मतलब कि जो दोनों को कंबाइन करने, जैसे अगर इसको हम जो है अलग करना चाहें तो पानी ये H2O हो गया, जल का अणु हो गया, इसको गर्म करेंगे तो पानी के साथ यह जो है हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग जो है उड़ जाएगा, ठीक है। जैसे थोड़ा सा पानी लीजिए, अगर इसको गर्म करिए तो क्या होता है कि पूरा पानी उड़ जाता है, ठीक है। यानी कि गैस वाष्प बन के जो है बादल में चले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, देखिए यह संयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच और कोई अवशेष कण नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, ठीक है। कार्बन की क्या प्रकृति होती है ये भी जो है पूछता है। तो अगर आपसे पूछे कि कार्बन की प्रकृति का वर्णन कीजिए तो आप जो है इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्या लिखेंगे कि आपका ये क्या है, श्रृंखलन। सबसे पहला तो श्रृंखलन हो जाएगा। श्रृंखला मतलब कि ये श्रृंखला में अपने बॉन्ड को बनाता है, ठीक है। देखिए लिखा है कि कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला शाखित श्रृंखला और वलय संरचना वाले यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल द्वि या त्रि आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। सब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर जो है ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं तो सिंगल बॉन्ड हो गया, 2 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं तो डबल बॉन्ड हो गया, 3 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया। जैसे देखिए यहाँ पर ये है ना, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो इन दोनों के बीच में जो है एकल आबंध हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 3 2 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है तो दोनों ऑक्सीजन के बीच में जो है डबल बॉन्ड हो जाएगा। और यहाँ पर 3 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है तो दोनों नाइट्रोजन के बीच में जो है ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि कार्बन के प्रकार। कार्बनिक यौगिक तो हो गया, जो कार्बनिक यौगिक मतलब क्या, जो कार्बन से बने होते हैं यौगिक उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब कार्बनिक यौगिक के प्रकार जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त कार्बनिक यौगिक और एक होता है असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, ठीक है। इसको मेनली जो है हाइड्रोकार्बन में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है कि हाइड्रोकार्बन, देखिए हाइड्रोकार्बन की परिभाषा यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको देखिए सिंपल तरीके से बताता हूँ, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोकार्बन का परिभाषा क्या है तो इसमें देखिए लिखेंगे कि हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन, ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं,
ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपका आ जाएगा कि ऐसे कार्बन परमाणु, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध या त्रिआबंध होता है, ठीक है, यानी कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसे जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर जो है कार्बन कार्बन के बीच में जो है डबल सिंगल बॉन्ड है और इसका जो सामान्य सूत्र होता है, ठीक है, ये इसमें सभी एल्केन आ जाएंगे। अभी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये तीनों अभी जो है मैं उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा क्योंकि वो टॉपिक जो है थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक में आपसे इतना ही पूछेगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये सब जो है नहीं आता है। और एल्केन का अगर सूत्र पूछता है तो CnH2n+2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही द्विबंध में, ठीक है, द्विआबंध, इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और इसको जो है एल्कीन और एल्काइन बोलते हैं। अगर द्विआबंध है तो एल्कीन, ट्रिपल आबंध है तो एल्काइन। एल्कीन में क्या आ जाएगा कि CnH2n इसका सूत्र हो जाएगा और एल्काइन का सूत्र होगा जाएगा CnH2n-2, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो है कुछ उदाहरण देख लेते हैं क्योंकि पूछता है आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न में कि जो है निम्न में से संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है, ठीक है। आणविक सूत्र दे देगा या अणु सूत्र दे देगा, आपसे पूछेगा कि इनमें से छाटिए कि कौन सा जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और कौन सा जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम आणविक सूत्र तथा संरचना सूत्र, ठीक है, इसके देख लेते हैं। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सभी जो है सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े होते हैं, यहाँ पर कभी जो है आपको डबल बॉन्ड में नहीं दिखेगा। जैसे मीथेन दे देता है CH4, इसका अणु सूत्र होता है, तो ये जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, पेंटेन, पेंटेन तक ही पूछता है, इससे आगे अभी तक तो पूछा नहीं गया है, ठीक है। और सभी के सभी जो है देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। मीथेन में अभी जो है आपका CH4 हो जाएगा, ठीक है। CnH2n+2 हमने सूत्र बताया था ना, देखिए यहाँ पर CnH2n+2, ठीक है, ये जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के सूत्र हैं। अब यहाँ पर देखिए एक रखिए, ठीक है, C1 हो जाएगा H2 × 1 यानी कि 2+2, ठीक है, यानी कि CH4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये देखिए CH4 आ गया। अब Cn के स्थान पर, n के स्थान पर अब जो है 2 रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 रखेंगे तो C2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूना 4, 2 6 हो जाएगा CH6, ये जो है इथेन हो गया, ठीक है। ऐसे 3 रखेंगे, 4 रखेंगे तो सभी जो है बनते चले जाएंगे, ठीक है। मीथेन संतृप्त हाइड्रो, इसको जो है लिख लीजिए, इसको जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि कौन कौन से जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और जो है पेंटेन आ जाएंगे। इसके बाद देख लेते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 तरीके के आते हैं, एक आते हैं एल्किन, एक आते हैं एल्काइन, ठीक है, यानी कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दोनों आते हैं। इसको जो है ये देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन कार्बन, तो ये भी जो है एल्काइन है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये भी जो है ये जो है एल्किन है, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ही आते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में देखेंगे तो हमेशा एन जुड़ा होता है, मीथेन, प्रोपेन, एन लास्ट में एन आ रहा है ना, ब्यूटेन एन लास्ट में एन आ रहा है, पेंटेन एन आ रहा है, ठीक है। वैसे ही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जब देखेंगे तो इसमें जो है क्या आता है, एल्किन आता है, एल्काइन, तो इसमें लास्ट में इन जुड़ा होता है और इसमें आइन जुड़ा होता है, ठीक है। अगर इन और आइन जुड़ा हो तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे देखिए एल्कीन, एल्कीन में क्या आ जाएगा, एथीन आ जाएगा C2H4, प्रोपीन आ जाएगा C3H6, ब्यूटीन आ जाएगा C4H8, ठीक है। इन जिसमें जुड़ा हो वो सभी जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और आइन वाला भी, ठीक है, उसमें देखिए क्या था, मेथेन, एथेन, प्रोपेन था, ठीक है। लेकिन इसमें जो है मेथाइन आ जाएगा, इथाइन आ जाएगा, प्रोपाइन आ जाएगा, ब्यूटाइन आ जाएगा, ठीक है, सेठाइन आ जाएगा मतलब सेठाइन नहीं, वो मैं जो है ऐसे ही मजाक में बोल दिया, बट ये देख रहे हैं एल्काइन, एथाइन, प्रोपाइन, ठीक है, मतलब आइन जो आएगा वो जो है एल्काइन में आ जाएगा, ठीक है, और वो जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, ठीक है। बाकी पढ़ाई में बीच बीच में मैं थोड़ा जो है हंसी मजाक करता रहूँ तो उससे जो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी मतलब सब्जेक्ट आपका जो है बोरिंग ना लगे आपको, ठीक है।
और पढ़ने में जो है बहुत मज़ा आता है, बस समझ में आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन। अब संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन जो है 3-4 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है सीधी श्रृंखला वाले, ठीक है। सीधी श्रृंखला वाले मतलब कि एक लंबी श्रृंखला रहेगी कार्बन की, देख रहे हैं एकदम कार्बन की एकदम एक लंबी श्रृंखला है। और इसमें देखिए प्रोपेन जैसे है तो इसमें जो है एक लंबी श्रृंखला आ जाता है, कार्बन 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 जुड़े। अब इसी में प्रोपेन के बाद ब्यूटेन आ जाएगा, पेंटेन आ जाएगा, हेक्सेन आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है कार्बन जुड़ते जाते हैं, तो ये जो है एक लंबी श्रृंखला हो जाती है। उसके बाद शाखित श्रृंखला होता है। शाखित श्रृंखला मतलब कि कार्बन के इधर भी जुड़ा होगा, इधर भी जुड़ा होगा, इधर भी जुड़ा होगा, इधर भी जुड़ा होगा, यानी कि 2-3 तरीके से जुड़ा होगा, ठीक है। जैसे देखिए पेंटेन की संरचना C5H12, देख रहे हैं ये इधर तो जुड़ा है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये तो एक लंबी श्रृंखला है, लेकिन इसी को अगर हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 4 कार्बन ऊपर हो गया, एक कार्बन को जो है नीचे लगा दे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है लिखा हुआ है ना H है, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ पर आ गया, आइसोपेंटेन, ठीक है। तो मतलब शाखित श्रृंखला अगर आपको फिगर देता है कि इसमें से कौन सा शाखित श्रृंखला है और या फिर सीधी श्रृंखला है। सीधी श्रृंखला का मतलब कि आपका कार्बन एकदम जो है सीधी रेखा में जुड़ा होगा, ठीक है। और शाखित श्रृंखला मतलब कि उसके शाखाएं निकले होंगे, कभी कार्बन इधर से जुड़ गया, कभी इधर से जुड़ गया, कभी ऊपर से जुड़ गया, कभी दाएं से बाएं से। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जो है कार्बन देख रहे हैं 1 2 3 कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, ठीक है। तो ये नियोपेंटेन हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि उपरोक्त 3 उदाहरण में आणविक सूत्र समान है, लेकिन भिन्न भिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिक को संरचनात्मक समावयवता कहते हैं, ठीक है, समावयव, ठीक है। और इसको जो है शाखित श्रृंखला इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये जो है शाखा के रूप में जो है होता है, जुड़ा होता है। और एक होता है वलय श्रृंखला, ठीक है। वलय मतलब कि वलय से मतलब क्या समझते हैं, गोल 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 मतलब एक निश्चित संरचना बनाता है गोल गोल के रूप में। जैसे देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो होते हैं, जैसे कार्बन देख रहे हैं यहाँ पर सभी जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल से भी जुड़े हो सकते हैं, ट्रिपल से भी जुड़े हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो अगर वलय के रूप में एक बना हुआ आकृति है तो उसे जो है वलय श्रृंखला कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं, ये जो है हेक्सेन का सूत्र है और ये जो है बेंजीन का सूत्र है, ठीक है। हेक्सेन वाले में ये जो संतृप्त वाले में आ जाएगा क्योंकि सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, और बेंजीन आपका जो है असंतृप्त में आ जाएगा क्योंकि यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। उसके बाद आ जाता है आपका प्रकार्यात्मक समूह, ठीक है। कार्यात्मक समूह क्या होता है, ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जो है पूछा भी जाता है इससे क्वेश्चन। तो इसमें देखिए हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। मतलब कि कोई भी समूह हो, कोई भी यौगिक हो या फिर कोई भी तत्व हो, उसके साथ कुछ ऐसा जुड़ जाए कोई समूह जो उसके जो है प्रकृति को ही चेंज कर दे, उसे क्या कहते हैं प्रकार्यात्मक समूह, ठीक है। अभी हम उसको जो है डिटेल में देखेंगे। देखिए प्रकार्यात्मक समूह में ये जो है आपको कुछ जो है याद करने पड़ेंगे कि ये जो है किसका कार्यात्मक समूह। जैसे हेलो का हो गया ClBrI, ठीक है। Cl हो गया तो क्लोरो हो जाएगा, Br आ गया तो ब्रोमो हो जाएगा, I आ गया तो आइडो हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है एल्कोहल का क्रियात्मक समूह OH होता है, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CHO होता है, ठीक है। कीटोन का CO होता है, फिर जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है COH होता है, एल्कीन समूह का C डबल बॉन्ड और एल्काइन समूह का C ट्रिपल बॉन्ड, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। ये जो है पूछा जाता है कि एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है, लिखिए। अति लघुत्तरी या फिर लघुत्तरी प्रश्न में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको जो है एक जगह लिख लीजिएगा और इसको जो है याद कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है आपका समजातीय श्रेणी, ठीक है। समजातीय श्रेणी आपके एग्जाम में कई बार जो है पूछा गया है, ठीक है। तो इसको जो है ध्यान से समझते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है कि यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। उदाहरण के लिए एल्कोहल जैसे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, ठीक है।
समजातीय श्रेणी यानी कि समान जो है उसके जो है क्या बोलते हैं समान कार्यात्मक समूह जुड़े होते हैं, लेकिन इनके सूत्र जो है अलग अलग होते हैं। जैसे देखिए समान सामान्य सूत्र, समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों में CH2 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए CH3 है तो एक कार्बन CH2 अगर जोड़ देंगे तो एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ, 2 C2 हो जाएगा, फिर ये जो 3 2 5 हाइड्रोजन हो जाएगा। फिर इसमें CH2 जोड़ देंगे तो 2 1 3 हो जाएगा कार्बन, यहाँ पर देखिए 3 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 5 2 7, C3H7OH हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें जो है CH2 जोड़ देंगे तो 3 1 4 कार्बन हो जाएगा, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 7 2 9। ठीक है, तो यानी कि समान रूप से जो है जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। ये एक श्रेणी है। ठीक है, देखिए बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, कार्बन भी बढ़ रहा है, हाइड्रोजन भी बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए सामान्य सूत्र इसका क्या होता है, तो यह समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों में CH2 का अंतर है, 14 माइक्रो द्रव्यमान इकाई का अंतर है। ठीक है, यानी कि एक CH2 में 14 माइक्रो द्रव्यमान इकाई होता है। ठीक है, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं, ये ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछता है। आपका ये जो है डेफिनेशन इसका पूछता है कि समजातीय श्रेणी का जो है परिभाषा बताइए। उसके बाद देखिए समान रासायनिक गुणधर्म तथा अणु द्रव्यमान बढ़ने से भौतिक गुणधर्मों में भिन्नता आ जाती है, ये सही बात है। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए कार्बन यौगिकों का नाम पद्धति, इसका जो है बहुत बार जो है नाम पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ जो है दिए हुए हैं नाम, इनको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, देखिए जैसे हाइड्रोजन कार्यात्मक समूह इसका क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन में क्या आता है, क्लोरो ब्रोमो आयोडो आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्लोरो लगा हुआ है। ठीक है, तो क्लोरो प्रोपेन है, मेथेन एथेन प्रोपेन। ठीक है, एक कार्बन था तो क्या लगता था मेथेन, 2 कार्बन है तो एथेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। ठीक है, 4 कार्बन हो तो ब्यूटेन, 5 कार्बन हो तो पेंटेन। इस तरीके से अभी हमने जो अभी पीछे देखा वही सब है। 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा। इसके पूर्व लग्न यानी कि प्रोपेन से पहले क्या लगेगा, Cl एक है तो क्लोरो हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट है देखिए एल्कोहल। एल्कोहल में क्या लगेगा, अनुलग्न यानी कि आगे लगेगा, OH रहता है इसका। ठीक है, OL ऑल। ठीक है, तो एल्कोहल में क्या, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, OH होता है, अभी हमने देखा। ठीक है, तो इसमें देखिए OH लग गया। ठीक है, तो 3 कार्बन तो प्रोपेन हो गया, OH लगने से ऑल हो जाएगा, OL ऑल, प्रोपेनॉल। ठीक है, एल्डिहाइड का क्या था, CO था। ठीक है, एल्डिहाइड का जो कार्यात्मक समूह था CO था, तो इसमें आगे क्या लगेगा, ऑल लगेगा, अल AL। ठीक है, तो इसमें जो है 3 कार्बन तो प्रोपेन हो गया और O जुड़ा है तो अल हो गया, प्रोपेनल CO। ठीक है, फिर वैसे ही कीटोन का, ठीक है, अनुलग्न यानी कि आगे जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, ओन। ठीक है, मेथेन एथेन प्रोपेन, और उसके बाद जो है कीटोन हो गया C डबल बॉन्ड O CHO। ठीक है, CHO। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है अनुलग्न ओइक अम्ल हो जाता है, COOH जुड़ गया है तो प्रोपेनोइक अम्ल, मेथेन प्रोपेन तो प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, एल्कीन का जो है अनुलग्न ईन होता है। ठीक है, एल्कीन में जैसे मेथिन एथीन, और एल्काइन में आइन जुड़ता है। ठीक है, ये भी पता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन जुड़े जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कार्बन और कार्बन ये 1 2 3 ही बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक बॉन्ड और रहेगा। अब देखिए इसका भी 4 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4, और इसका भी 4 हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, एल्काइन में जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है, 3 ये 1 ये, 4 हो गया। ठीक है, बाकी ये कार्बन जो है इस तरीके से जो है पूरा कर लेंगे, है ना। अनुलग्न में आइन आता है, प्रोपाइन। ठीक है, YNE। अब हम लोग जो है देख लेते हैं कि कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहला आता है आपका दहन। ठीक है, कोई भी कार्बनिक यौगिक लेंगे उसके साथ ऑक्सीजन की क्रिया कराएंगे तो दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्लस उष्मा और प्रकाश जो है, कोई भी चीज़ जलता है तो उष्मा भी निकलता है, प्रकाश भी निकलता है। ठीक है, तो ये तो कॉमन सी बात है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कार्बन तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि दहन पर प्रचुर मात्रा में उष्मा और प्रकाश मुक्त करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये देखिए पॉइंट वाइज इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसको याद करने में जो है कम समय लगता है, ठीक है, मतलब कि जल्दी याद हो जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलने पर नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करती है, ठीक है। फिर जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन करने पर धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक होती है और वायु की उपस्थिति में कार्बन का पूर्ण अपचयन नहीं हो पाता है। उसके बाद कार्बन के यौगिक का गुण जो है ऑक्सीकरण भी होता है। ये ऑक्सीकरण में इसका क्या गुण लिखेंगे कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, K2Cr2O7 की उपस्थिति में अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो है ये रिएक्शन लिख देंगे। उसके बाद अगर पूछता है कि कार्बनिक यौगिकों के संकलन अभिक्रिया, तो संकलन अभिक्रिया में इसको जो है लिख लेंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। फिर ये जो है उसी के बारे में है ना। और उसके बाद जो है अगर पूछता है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है, हमने जब पहला चैप्टर पढ़ाया था आपको रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, तो इसमें जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है, सब कुछ हमने जो है बताया था, तो उसको जो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, वो जो है इम्पॉर्टेंट है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में देखिए क्या लिखेंगे कि CH4 है, ठीक है, प्लस कार्बन से अभिक्रिया क्लोरीन से अभिक्रिया कराए तो क्या ये क्या करेगा कि H हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा, यानी कि हटा देगा और अपने स्थान वहाँ ले लेगा, ठीक है। जैसे देखिए CH3 हो गया, Cl हो गया प्लस HCl, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन यहाँ से जो है हटकर अलग हो गया है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि जो है जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित कर देता है तो उसे एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री में जो है आपका मेन रिएक्शन होता है। अगर आप अभिक्रिया अच्छे से लिखे हैं तो डेफिनेशन वगैरह नहीं भी लिखे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नंबर आपको जो है मिल जाते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं जैसे एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल, इसके देख लेते हैं। एथेनॉल के भौतिक गुण जो है आपसे पूछता है कि एथेनॉल के भौतिक गुण बताइए, तो इसमें जो है 3-4 पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए रंगहीन, गंध और जलने वाला स्वाद होता है इसका, यह जल में घुलनशील होता है, यह वाष्पशील द्रव होता है और जिसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है, ठीक है, और यह जो है उदासीन प्रकृति का होता है, ठीक। उसके बाद देख लेते हैं रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं एथेनॉल के। एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म में देखिए सोडियम के साथ अभिक्रिया करने पर यह जो है सोडियम एथॉक्साइड, देखिए कहीं पर भी जो है ये इसका डेफिनेशन नहीं लिखा गया है, चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो रिएक्शन होता है ना, रिएक्शन मेन इंपॉर्टेंट होता है, रिएक्शन के साथ ही आप रिएक्शन को ही हिंदी में लिख सकते हैं। जैसे लिख देंगे कि सोडियम की अभिक्रिया जो है एथेनॉल के साथ कराने पर सोडियम एथॉक्साइड बनता है, ठीक है, तो वही चीज़ है, सोडियम की अभिक्रिया एथेनॉल के साथ करा दिए तो सोडियम एथॉक्साइड बन गया। हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति से एथेनॉल की जांच इस अभिक्रिया के द्वारा की जा सकती है। ये तो जो है जानकारी के लिए दे दिया गया, इसके चाहे तो नोट में लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए मेन आपका आ जाता है निर्जलीकरण अभिक्रिया। निर्जलीकरण अभिक्रिया आपके जो है एग्जाम में कई बार जो है पूछा गया है। निर्जलीकरण अभिक्रिया में देखिए आप लिख सकते हैं कि एथेनॉल को H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर यह क्या बनता है, एथीन बनता है, ठीक है। इसको जो है हिंदी में लिख लीजिएगा कि एथेनॉल को H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर एथीन बनता है, तो इसे निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। बाकी रिएक्शन लिख लीजिए, रिएक्शन को याद करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन ही ज़्यादा जो है ज़रूरी होता है, ठीक। उसके बाद आपका आ जाता है एथेनोइक अम्ल, यानी कि जिसको जो है एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। इसके भौतिक गुण में देखिए क्या लिखेंगे, अगर पूछता है तो रंगहीन द्रव, स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है, सिरके जैसी इसकी गंध होती है। इसमें देखिए 3 पॉइंट लिख सकते हैं चाहे आप तो, ठीक है, बस लिखने के लिए जो है चालाकी चाहिए थोड़ा सा। पहला पॉइंट लिख देंगे कि यह रंगहीन द्रव है, दूसरा पॉइंट लिख देंगे यह स्वाद में खट्टा होता है, तीसरा पॉइंट लिख देंगे कि यह इसकी गंध सिरके जैसी होती है, ठीक है। देखिए एक ही पॉइंट से जो है 3 पॉइंट हमारा निकल गया। इसका क्वथनांक 391 डिग्री केल्विन होता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल शीतलन करने पर बर्फ की तरह जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसके रासायनिक गुणधर्म में देखिए एस्टरीकरण अभिक्रिया, ठीक है, एस्टरीकरण अभिक्रिया जो बहुत बार पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एस्टरीकरण अभिक्रिया में क्या करेंगे कि एथेनोइक अम्ल एथेनॉल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एस्टर बनाता है,
किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, तो इसे स्थिरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो फिर रिएक्शन दे देंगे तो भी सही है। क्या लिखेंगे कि एथेनॉइक, जो यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ है इसी को बस हिंदी में अपने शब्दों में लिखना है। लिखेंगे कि एथेनोइक अम्ल एथेनॉल से अभिक्रिया करके वो H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है, तो इस अभिक्रिया को स्थिरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है रिएक्शन लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद मीठी फलों जैसी गंध वाले एस्टर का निर्माण होता है। ठीक है, इसका कोई मतलब है नहीं। साबुनीकरण अभिक्रिया भी जो है आपसे पूछता है कि साबुनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो इसमें भी जो है आप लोग चाहे तो ये जो है रिएक्शन दे सकते हैं। ठीक है, इस विधि से जो है साबुन तैयार किया जाता है। अब ये जो एथेनोइक अम्ल है इसके क्षार से अभिक्रिया कैसे होगा। ठीक है, क्षार से अभिक्रिया मतलब कि साबुनीकरण। ठीक है, ये भी जो NaOH है ये भी एक क्षार ही है ना। तो NaOH का CH3COOH से अभिक्रिया कराएंगे, चाहे तो इसको जो है लिख सकते हैं। ठीक है, CH3COOH C2H3, चाहे तो इसको भी लिख, या साबुनीकरण में देखिए, या तो ये रिएक्शन लिख दीजिए, ये थोड़ा अगर लंबा पड़ा है तो ये रिएक्शन लिख दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, वो दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर भी CH3COOH बन रहा है, यहाँ पर भी CH3COOH बन रहा है। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे कि एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके सोडियम एसीटेट बनाता है, तो इसे साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद जो है इसी चैप्टर में आपका आ जाता है साबुन और अपमार्जक। ठीक है, साबुन के बारे में पूछता है आपसे, तो साबुन के बारे में क्या लिखेंगे। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, जैसे कि C17 या H35COONA। ठीक है, साबुन केवल मृदु जल में सफाई किए करते हैं, मृदु जल यानी कि सॉफ्ट वाटर। अपमार्जक क्या होते हैं, इसका भी परिभाषा जो है आपसे पूछा गया है लघुत्तरीय प्रश्न में। तो अपमार्जक देखिए, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। ठीक है, अपमार्जक कठोर एवं मृदु जल में सफाई किया करते हैं। अब साबुन अणु में, ठीक है, साबुन अणु में जो है जल रागी सिरा होता है, यानी कि आयनिक भाग होता है, और जल विरागी सिरा भी होता है, यानी कि लंबी हाइड्रोजन श्रृंखला भी होती है। ठीक है, जल रागी आयनिक सिरा इस तरीके से होता है, और जल विरागी यानी कि लंबी श्रृंखला इस तरीके से होता है। उसके बाद देखिए क्या है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक है, इसमें आपसे ये पूछता है कि मिसेल क्या होता है। ठीक है, तो मिसेल भी यही है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैल तैलीय होते हैं, जल विरागी सिरा में घुल जाता है और जल रागी सिरा के चारों तरफ पानी से घिर जाता है, इससे मिसेली संरचना बन जाती है। ठीक है, मिसेली संरचना मतलब कि ये जो बूंदे हैं, ठीक है, जो तेल के धब्बे हैं या जो भी गंदगी है उसके चारों ओर जो है सोडियम के आयन जो है लग जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। ठीक है, जैसे आप कपड़े भिगो देते हैं, भिगो कर रखते हैं, ठीक है, साबुन वगैरह से, तो उसके बाद जो है मिसेल का निर्माण होता है, फिर वो जो है इस पर अटैक करते हैं, इसको जो है साफ करते हैं। उसके बाद देखिए साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलने में मदद करता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक कंप्लीट वीडियो था आपका कार्बन और उसके यौगिक जो चैप्टर है, ये जो है इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे जो है आपके प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, पूरा नोट्स हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। ठीक है, चाहे तो इसको नोट्स बना लीजिए या फिर जो है लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में से अगर आपसे इस चैप्टर से प्रश्न आते हैं तो इसी में से आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी चैप्टर के कंप्लीट वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ आप जो है चैनल पर जाएंगे, क्लास 10 साइंस वाले चैप्टर में जाएंगे या फिर केमिस्ट्री वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा, और क्लास 10 साइंस के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर भी ये वीडियो मिल जाएगा। और इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर किया कीजिए, क्योंकि देखिए पूरे चैप्टर को जो है आप लिख के लिए हम जो है टाइप करवाते हैं, उसके बाद जो है प्रिंट कराते हैं, इसको फोटोकॉपी कराते हैं, फिर जो है आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो इसमें जो है मेहनत लगता है, और वीडियो को यार आप लोग लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। ठीक है, इससे जो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, बच्चे जो है इस तरीके की वीडियो को लाइक करते हैं, तो आपके लिए जो है और अच्छे कंटेंट हमें लाने चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी प्रकार का कोई भी टॉपिक का वीडियो से आप हमें कमेंट कर सकते हैं।